सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना। तो संस्कृत हमारी आत्मा है, ये बात अंग्रेजों को पता हुई। सांस्कृतिक चेतना कैसे आएगी शिक्षा के प्रति? अभी देश में जितने लोग हैं ना, उनके पास बुद्धि नहीं है। बच्चे का विकास माता की गोद में होता है। सर्वम वेदात प्रसिद्धति, सब कुछ वेद से प्रकट होता है। शिक्षा कभी शासन का सब्जेक्ट नहीं था। क्या है आपके पास अपना? इनको टुकड़े टुकड़े किया हमारे नेताओं ने। तो शासन राष्ट्र की रक्षा करे, ये सब कमाई के धंधे हैं, ये लोगों को ठगने के धंधे हैं। गैर भाषा में, विदेशी भाषा में पढ़ाई नहीं होती। ये शब्द हिंदुओं को तोड़ने के लिए नेताओं ने गढ़े हैं। ये किसने दिया? केवल भारतवर्ष ने दिया। जितने कथावाचक हैं सब ठग रहे हैं देश को। बाकी धर्म जितने दुनिया के हैं वो कभी न कभी पैदा हुए। तो उनकी दी हुई खोपड़ी को तो खत्म करो ना भाई। अपने खोपड़ी से सोचो ना कि क्या है सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन यानी अनादि। दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता तो हम क्यों पढ़ते हैं गुलामी की भाषा, उनकी भाषा में। ये सब के सब अहिंसा में विश्वास करते हैं। हिंदुओं को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने बोया था। इस राष्ट्र की एकता वर्तमान में वैसी ही है, पर ये पहचान में आ गया था अंग्रेजों की। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़िया कहते हैं। अब उसके बाद कैसे अलग अलग पहचान लोगों की हो जाती है। बिलासपुर न्यायधानी है, लेकिन न्यायधानी के साथ में यहाँ पे जीजीयू है और अलग अलग बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। एक और खास बात जो पूरे विश्व पटल पर बिलासपुर के नाम के लिए बेहतरी पहचान है, उनमें से एक है पारणीय शोध संस्थानम बिलासपुर। इस स्थान की जब मैं बात करूं तो अमेरिका, नेपाल, चाइना, अलग अलग देशों से लोग संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए आते हैं। इस जगह पे एक ऐसी व्यक्तित्व है जो केवल बिलासपुर ही नहीं, पूरे देश और पूरे विश्व के लिए एक बतौर धरोहर है, जो संस्कृत भाषा को बचाने का, संरक्षण संवर्धन के साथ में एक नई पीढ़ी तैयार कर रही है। उनका नाम है आदरणीय डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी। उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। हम आपको सत्य से साक्षात्कार की जब बात आती है तो माता जी से आपको मिलाते हैं, और उनकी जो यात्रा है उसके यात्रा के साथ में जो उनके यहाँ विद्यार्थी हैं उनसे भी आपको हम संवाद कराएंगे दलोक मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद। नमस्ते। अभी हम बात करेंगे संस्कृत विषय को लेकर। संस्कृत विषय मेरे लिए बस 6वीं से लेकर 8वीं तक जब हम संस्कृत पढ़ते हैं, उसके बाद जब अध्ययन पाठन की बात करते हैं मैम, राष्ट्र और संस्कृत और संस्कृति ये तीनों एक है। ये तीनों एक है। कैसे एक है? अब हमको नहीं पहचान में आता, पर ये पहचान में आ गया था अंग्रेजों के। मुस्लिम शासकों की पहचान में नहीं आया। मुस्लिम शासक नहीं जान पाए इस बात को, इस रहस्य को। मुस्लिम शासक क्रूर थे, अंग्रेज क्रूर के साथ साथ धूर्त थे। उन्होंने हमारी जड़ें ढूंढी, इसका उन्होंने अनुसंधान किया। उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों को ही पढ़ा। तो संस्कृत हमारी आत्मा है, ये बात अंग्रेजों को पता हुई, और उन्होंने इस भारत का सर्वेक्षण करवाया। और सर्वेक्षण करा के उन्हें पता किया कि यहाँ जो गुरुकुल हैं, वो गुरुकुल में जो विद्याएं पढ़ाई जाती हैं वही इनकी तेजस्विता का कारण है। तो फिर उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया संस्कृत शिक्षण का सर्वेक्षण करने के लिए। और सर्वेक्षण करके उन्होंने पता किया लगभग 7,32,000 गुरुकुल उनकी जानकारी में आए जहाँ संस्कृत की शिक्षा होती थी। मुख्य विद्याएं हमारी 14 हैं, और 14 से अनंत हो जाती हैं। 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र। ये मिलाकर 14 मुख्य हमारे प्रधान शास्त्र हैं, और इनसे विकसित होकर अनंत विद्याएं चली जाती हैं, फैल जाती हैं। उनमें मुख्य हैं 2, एक व्याकरण शास्त्र और दूसरा न्याय। ये न्याय ना तर्कशास्त्र, ये 2 बाल्यावस्था से हमारे यहाँ पढ़ाए जाते थे। प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाए जाते थे। उसको पढ़ाने से मनुष्य की बुद्धि बनती है। अभी देश में जितने लोग हैं ना, उनके पास बुद्धि नहीं है। इसके पहले परसेंटेज से पास नहीं होते थे लोग। जो ग्रंथ ये है आपके पाठ्यक्रम में, ये जब पूरा हो जाता है तब आप दूसरे ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 कक्षाएं नहीं होती थी। एक ग्रंथ होता था, उसके बाद दूसरा ग्रंथ होता, फिर तीसरा ग्रंथ। ऐसे ग्रंथों का क्रम होता है। जब इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तब दूसरा पढ़ पाएंगे, इसके बिना इसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना? तो ग्रंथों के अनुसार चलते थे। जिसका ग्रंथ पूरा नहीं हुआ पिछली क्लास में बैठे रहते थे, जिसका हो गया अगली कक्षा में चले जाते थे। अगली कक्षा मतलब अगला ग्रंथ। तो पासिंग मार्क्स कितने हुए, कितने बने? 100% बने। अभी अलग 100% जी। जब पूरा आप जान लोगे तभी तो अगले ग्रंथ को पढ़ोगे। तो 99% हमारे पासिंग मार्क्स नहीं होते थे।
100% सब कुछ पढ़ना चाहिए। तो वो पढ़ने का जो क्रम था कि बच्चा छोटा सा होता है, वेद में कहा कि 5 साल तक बच्चे का मन का निर्माण नहीं होता। 5 साल में उसका मन बन के तैयार होता है, पूरा मन भी नहीं बना होता बच्चे का। बच्चे का मन पूरा बना नहीं होता और उसको 2 साल में आप केजी में भेज देते हैं। और अब तो एक नई फैशन शुरू हुई है कि बच्चे को 6 महीने में प्ले स्कूल में भेज दो। ये सब कमाई के धंधे हैं, ये लोगों को ठगने के धंधे हैं। और माता पिता को बच्चे से अपना पिंड छुड़ाने के धंधे हैं। बच्चे का विकास माता की गोद में होता है। माता से बड़ी कोई पाठशाला बच्चे के लिए नहीं होती। पर माता पाठशाला कब वो बनेगी? जब माता स्वयं सुशिक्षित होगी। तो सुशिक्षित का मतलब BA, MA, PhD, MSc, BA, BTech ये कुछ नहीं है। सुशिक्षण का मतलब है कि आप जानिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। दुनिया में कुछ भी बच्चा जब बोलता है, कोई चीज समझता है, तो मातृभाषा में समझता है। मातृभाषा ही बच्चे का माध्यम होती है। पूरे विश्व में भारतवर्ष को छोड़कर कहीं भी गैर भाषा में, विदेशी भाषा में पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि बच्चा मातृभाषा में बात को समझता है। वो समझे नहीं रहा है, बच्चा रट रहा है, और पूरे स्कूल जो चल रहे हैं व्यापार तंत्र है। ऐसे में सांस्कृतिक चेतना कैसे आएगी शिक्षा के प्रति? सांस्कृतिक चेतना आएगी जब जनता जागेगी। शासन को लेना देना नहीं है, शासन का काम है राष्ट्र की रक्षा करना। तो शासन राष्ट्र की रक्षा करे, शासन सीमाओं की सुरक्षा करे, हमारे राष्ट्र को बाहरी आक्रमणों से बचाए, हमारे देश का आर्थिक विकास करे, जन जन की सुरक्षा करे, अपराध ना हो समाज में। ये सब शासन का काम है। और शिक्षा हमारे देश में कभी शासन का विषय नहीं था। आप सोचिए कि हमारे भारतवर्ष में शिक्षा कभी शासन का सब्जेक्ट नहीं था, शिक्षा समाज का विषय था। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और समाज की क्या आवश्यकता है, हम विश्व के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, हम कैसे राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं, कैसे समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, कैसे विश्व के लिए उपयोगी हो सकते हैं, वो शिक्षा होना चाहिए। वो शिक्षा केवल भारतवर्ष के पास है, दुनिया में किसी को नहीं मालूम। पूरी दुनिया के लिए एक ही शिक्षा है कि जो बलवान है वो निर्बल को रौंदे। निर्बल आदमी है, बलवान का भोजन है, जिसको मत्स्य न्याय कहते हैं। यही संसार की शिक्षा है। केवल भारतवर्ष में जो शिक्षा है, इसने पूरे विश्व के एक एक जीव को, एक एक आदमी को नहीं, एक एक जीव को, एक एक पौधे, पत्ते, तिनके को भी जीने का हक दिया है। तिनकों को, हरे भरे तिनकों को भी लहलहाने का अधिकार है। ये किसने दिया? केवल भारतवर्ष ने दिया। और ये भारतवर्ष में किसने दिया? जो हमारे वेद हैं, हमारे वेदादि शास्त्र जो है, वेद से निकले हैं सारे शास्त्र। सब शास्त्र, सर्वम वेदात प्रसिद्धति, सब कुछ वेद से प्रकट होता है। वेद ने प्रत्येक कण कण को जीने का हक दिया है, वेद के अलावा किसी ने नहीं दिया। हम लोग दुनिया में सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये अनुभव आपको तब होगा जब आप संस्कृत पढ़ेंगे, इन बातों को जानेंगे। अभी आप नहीं समझ सकते कि आप दुनिया में सबसे बड़े क्यों हैं, क्योंकि एक शैली चली है पूरे विश्व में, एक समान। क्या है आपके पास अपना? ना आपके पास भाषा अपनी है, ना आपकी भूषा अपनी है, ना आपका विचार अपना है, आपके पास कुछ भी अपना नहीं है, सब उधार लिया हुआ है। तो आप कैसे जानेंगे? अभी वर्तमान में विदेश से भी छात्र आपसे जुड़ते हैं, ऐसे में बाहर में जो जागरूकता है हमारे अंदर, देखिए क्या है, अभी अपने घर में बैठे हो ना, तो आपको घर की याद नहीं आती है। जब आप घर छोड़ के चले आते हैं तो आपको घर की याद आती है। तो जो विदेश में हिंदू बैठे हैं ना, उनका घर है भारतवर्ष। तो भारत के लिए ज्यादा सोचते हैं हमसे, उनका चिंतन ज्यादा होता है। जो बच्चे विदेश में रहते हैं वो चिंतन करते हैं कि भारतवर्ष की संस्कृति कैसे बचेगी, इस राष्ट्र कैसे बचेगा, इस धर्म कैसे बचेगा, उनके चिंतन का विषय होता है। और वो प्रयास पूर्वक चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कृत से और राष्ट्र से जुड़े हुए रहें। सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। हम लोगों को हिंदुओं का चिंतन, इसको जानने के लिए हिंदू को वेद पुराण नहीं पढ़ना पड़ता। हिंदू घर में पैदा होने से बोध हो जाता है अपने आप हम लोगों को। सारे हिंदू जानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, परमात्मा कण कण में विराजमान है। ये तो जानते हो ना, कोई किताब से जाना, कोई किताब पढ़ के जाना नहीं, हिंदू घर में पैदा होने से जान लिया। तो पूरे विश्व में एक आत्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जो तिष्ठति, पर भगवान ही आत्मा बनकर हमारे भीतर विराजमान है। वो परमात्मा और आत्मा अलग अलग है ही नहीं, दोनों एक हैं। सारे प्राणियों में वो बैठे हैं, सारे प्राणियों में उन्हीं का ही अस्तित्व है।
तो जो सारे प्राणियों में अपने आप को देखता है, सबके भीतर अपना अपना ही स्वरूप देखता है, वो परमात्मा का दर्शन करता है। तो ये एकात्म तत्व का बोध वेदों ने हमको दिया है, वैदिक ऋषियों ने उसका साक्षात्कार किया है। इसी का नाम विद्या है। विद्या और शिक्षा की हम बात नहीं, विद्या एक दो प्रकार की है, जी। एक परा विद्या है और एक अपरा विद्या है, और दोनों विद्याओं की संसार में आवश्यकता है। मृगोष्ठ खर मरकाक्षु, मृगोष्ठ खर मरकाखु, शरीर से खग मक्षिका, आत्मन पुत्रवत पश्येत तैरेशा मंत्रं कियत। भागवत करते हैं पंडित जी लोग, पंडित जी लोग ठगते हैं, जितने कथावाचक हैं सब ठग रहे हैं देश को। जिस देश में इतने सारे लाखों कथावाचक हो, उस देश की इतनी बड़ी दुर्दशा हो, इसका क्या कारण है? कथावाचक कथा नहीं सुनाते आपको, कथावाचक आपका धन लूटने के लिए आते हैं, कथावाचक आपकी आंख खोलने के लिए नहीं आते। एक कथावाचक को हमने आज तक नहीं सुना जो कहता हो कि आप शास्त्र पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, संस्कृत पढ़ने से आपकी चेतना जागेगी और आपके भीतर प्रकाश जागेगा, उनकी सेवा कीजिए। सनातन की बात होती है तो आज हम जब पूरे देश को, अब आप पहले आपने राष्ट्र बोला, देश की जब बात हो रही है तो हम जब भाषा के आधार पर भी मतलब बटे हुए, इस बीच में संस्कृत की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, हम भाषा के आधार पर इसलिए बटे हुए हैं कि हमने संस्कृत को छोड़ दिया, हमने जड़ को छोड़ दिया। तो ये जब पेड़ में शाखाएं बहुत सी अलग अलग फूल लगे हैं, वो एक फूल दूसरे से कहे कि तू ज्यादा सुंदर, मैं कम सुंदर है, मैं ज्यादा सुंदर तू कम, वो सारे एक हैं, एक जड़ से जुड़े हुए हैं ना। तो जड़ एक रहती है जो दिखती नहीं है, और बाहर जो शाखाएं दिखती है, फूल पत्ते दिखते हैं, वो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो फूल पत्तों का जो भेद है वो जड़ में जाके अभेद हो जाता है। तो भेद के भीतर अभेद का चिंतन ये केवल वेद करता है, केवल भारतीय दर्शन करते हैं। इसी का नाम सनातन है। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन यानी अनादि, सना यानी अनादि, जो कभी पैदा नहीं हुआ, सदा से है। सना यानी सदा, सना का मतलब सदा, जो सदा से है। बाकी धर्म जितने दुनिया के हैं वो कभी न कभी पैदा हुए हैं, उनकी तारीख है पैदा होने की, और उनको पैदा करने वालों की भी तारीख है ना। चाहे कोई भी धर्म, हम नाम नहीं लेते किसी का, पर जो भी धर्म धरती पर है वो कभी न कभी पैदा हुए हैं, किसी न किसी के द्वारा पैदा किए हुए हैं। पर सनातन धर्म अनादि है। ये सनातन सिद्धांत भारतवर्ष में रहने वाले, जिनकी जड़ें भारतवर्ष में है, जो भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, जिनके बाप दादे भारतवर्ष में पैदा हुए थे, वो सब एक हैं। इनको टुकड़े टुकड़े किया हमारे नेताओं ने, और नेताओं के पहले टुकड़े टुकड़े करने का बीज बो गए थे अंग्रेज। ये सब एक हैं, सनातन धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म और आर्य समाज और सिख, ये पांचों एक हाथ की पांच उंगली के समान एक है, क्योंकि इन सब के भीतर एक सिद्धांत है। ये सब के सब अहिंसा में विश्वास करते हैं, दूसरे जीव को नहीं सताना, सारे जीवों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानना। ये पूरा जो है दर्शन पांचों धर्मों का एक है। ये एक की ही पांच शाखाएं हैं, ये एक ही तत्व है, अलग अलग है ही नहीं। अब कहिए कि वो अलग कैसे हो गए? तो जहर का बीज जाति के नाम पर हिंदुओं को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने बोया था। उस बीज में खाद और पानी डालने का काम हमारे नेताओं ने किया, और वृक्ष बड़ा हो गया। उसके फल को हम लोग खा खा के टुकड़े टुकड़े हो गए। इतने सारे टुकड़े भीतर से सब टूटे हैं। ये राष्ट्र बाहर से दिख रहा है आपको एक, जैसे संतरा बाहर से एक दिखता ना, खोलो तो टुकड़े टुकड़े निकल जाते हैं। इस राष्ट्र की एकता वर्तमान में वैसी है। तो ये जाति का जहर अंग्रेजों ने बोया, और हमारे नेताओं ने उस पर अपनी रोटी सेकी, उस अग्नि में अपनी रोटी सेकी उन्होंने, आज भी सेक रहे हैं। तो ये जाति वाति कुछ नहीं है, इस देश में जाति थी नहीं। तो इन्होंने तोड़ने का काम किया, हम लोग जोड़ने का काम करें। और जोड़ने का काम संस्कृत का धागे, संस्कृत ही एक ऐसी रस्सी है जिससे आप सबको बांध के कर सकते हो। दूसरी कोई रस्सी नहीं, संस्कृत भाषा हम सबकी है। अंग्रेजों ने जहर बोया कि संस्कृत भाषा ब्राह्मणों की भाषा है, तो अब उन्होंने जो छल का, वो तो हमारे शोषक थे, वो तो आक्रांता थे, वो तो हमको खाने के लिए आए थे, हमको चरने के लिए आए थे। अब वो चले गए तो उनकी दी हुई खोपड़ी को तो खत्म करो ना भाई, अपने खोपड़ी से सोचो ना कि क्या है। तो उन्होंने जो कुछ किया वो हमें खंडित करने के लिए किया। उनके जाने के बाद हमें क्या करना था? सही, हमें फिर से एकता का उपाय करना था। हाँ, हर राष्ट्र, जो भी राष्ट्र गुलामी से बाहर निकला है, उस राष्ट्र ने अपनी भाषा, अपनी शिक्षा का चिंतन किया है,
और उसने अपनी जड़ों से अपने आप को जोड़ करके फिर से विकास किया है। ये पूरी दुनिया के इतिहास में सब को देख लीजिए, कौन सा राष्ट्र ऐसा है भारतवर्ष के अलावा जहां विदेशी भाषा में पढ़ाई होती है? आप बताना ना। होती थी तो विदेश से आया, अमेरिका में कहाँ होती विदेशी भाषा में पढ़ाई? फ्रांस में फ्रेंच पढ़ाते हैं ना, इजराइल में हिब्रू पढ़ाते हैं, जर्मनी में जर्मन चाइना में पढ़ते हैं। दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता तो हम क्यों पढ़ते हैं गुलामी की भाषा उनकी भाषा में? देखो संस्कृत भाषा बड़ी विराट है, उसका आदि अंत नहीं, अनंत है, वो अनंत है। किंतु अंग्रेजी भाषा क्षुद्र भाषा है, मुट्ठी भर की भाषा है, उसमें गिनती के शब्द हैं। उसको सीखने के लिए 6 महीना बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ। 6 महीने में अंग्रेजी सीख सकते हैं ना पूरी, पर संस्कृत सीख सकते हैं 6 महीने पूरी क्या? तो संस्कृत भाषा अनादि अनंत है, अंग्रेजी भाषा छोटी सी है। फिर कोई भाषा किसी की हो, जिस बच्चे की जो मातृभाषा है वो बच्चा उसी में समझता है बात को। तो जो बच्चे के निर्माण की अवस्था है, वो 5 साल का बच्चा जो है, 5 साल से 14 साल तक का समय जो है, ये बच्चे के निर्माण का समय है। उसका बौद्धिक निर्माण, उसका चारित्रिक निर्माण, ये सबसे बड़ा काम है। उसके बाद तो इतने बड़े विद्वान हुए बच्चूलाल अवस्थी, आचार्य बच्चूलाल अवस्थी, जिनके सामने बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक होते थे। वो बोले हमने 16 साल में लिखना सीखा, पर उसके पहले उन्होंने सब जान लिया। तो इसलिए पूरी शिक्षा पद्धति देश की व्यापार तंत्र बन चुकी है, स्कूल कमाने की दुकानें हैं, ऐसे समय में सबसे बड़ा धंधा है। ऐसे में समय में पाणिनि शोध संस्थान की जो नींव रखी जाती है आपके द्वारा, और आप आज जो है विद्यार्थियों को पाणिनि शोध संस्थान हमारा एक बहुत बड़ा विराट विचार है जी, किंतु उसको करने के लिए हमको उतने साधन नहीं है। पहला साधन क्या है? पहला साधन पैसा नहीं है, पहला साधन मनुष्य है, जनता है। जनता पहले सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी गोद में जो बच्चा पैदा हुआ है, देखिए जो बच्चा हमारी गोद में पैदा होता है वो पहले भारत माता की संतान होता है, बाद में हमारी संतान होता है। वो भारत का नागरिक है, भारत राष्ट्र उसके कंधे पर है, वो भारत का भविष्य है। ये कोई माता पिता नहीं सोचते। उस 2 साल के बच्चे को, दूध में बच्चे को उठा के इस स्कूल में ठूसा, उस स्कूल में ठूसा, लाखों रुपया अपनी कमर तोड़ के, अपनी औकात से ज्यादा खर्च करके बच्चे के स्कूल में लगाते हैं। और किसके हाथ में बच्चा देते हो भाई? जिसको 2 अक्षर नहीं आता। वो टीचर जो है देश के, हम बुरा ना माने कोई जी, पर हमारी पूरी उम्र बीत गई देखते देखते। शुद्ध हिंदी 10 लाइन की हिंदी की 10 वाक्य नहीं लिख सकते हैं, जिनके हाथ में आप बच्चा देते हो अपना, और साथ में 2-4 लाख रुपए फीस देते हो, वो अलग विषय है। किंतु पाणिनि शोध संस्थान हमने जो बनाया, ये बहुत बड़ा विचार है कि आप संस्कृत से जुड़िए तो आप राष्ट्र से जुड़ेंगे, आप संस्कृत से जुड़ेंगे तो आप धर्म से जुड़ेंगे, संस्कृत से जुड़ेंगे तो सदाचार से जुड़ेंगे, संस्कृत जुड़ेंगे तो विराट हो जाएंगे। अपने इस शरीर के खोल से निकल के पूरा विश्व आपका हो जाएगा। ये संस्कृत का सामर्थ्य है। आप देखिए इजराइल स्वतंत्र हुआ तो 3 आदमी हिब्रू जानते थे, वो 3 आदमी ने अपनी राष्ट्रभक्ति से हिब्रू को राष्ट्रभाषा बना लिया। और जब हम स्वतंत्र हुए तो लाखों लाख पंडित इस देश में भरे पड़े थे, जो सब शास्त्रों को आर पार जानते थे। उनको ठेंगा दिखा करके अंग्रेजी को हमारी छाती में मोड़ दिया ना। स्वतंत्र हुए तो क्या करना था आपको? अपनी शिक्षा पद्धति जो 7,32,000 गुरुकुल अंग्रेजों ने तोड़े, और तोड़ करके अंग्रेजी को उन्होंने आरंभ किया। तो जो काम मुसलमान तलवार से नहीं कर सके, वो काम अंग्रेजों ने कानून से किया। तो ये उन्होंने कानून बना के हमारे साथ जो छल किया और हमारे अस्तित्व को मिटाने की उन्होंने पूरी चेष्टा की, पर हम कहाँ मिटे। आज भी इतने सारे लाखों लोग बैठे हैं इस देश में, संस्कृत के लिए जीते मरते हैं, और जो संस्कृत को अपना जीवन मानते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। किंतु शासन ने क्या किया? सत्ता हमारे देश की गोरी चमड़ी की अंग्रेजों के हाथ से निकल के काली चमड़ी की अंग्रेजों के हाथ में चली गई। तो उन्होंने अंग्रेजी को ही अपना जीवन मान के रखा था, तो अंग्रेजियत हमारे पत्थे मर गई। अब 70-75 साल शासन करने के बाद जिनके हाथ में सत्ता आई, वो 75 साल दूर हो गए उस चिंतन से, तो वो चाह के भी नहीं कर सकते कुछ। जो हिंदू हिंदू करते हैं और सनातन सनातन चिल्लाते रहते हैं, रात दिन व्याख्यान देते हैं, न वो सनातन जानते न वो हिंदू जानते। जब तक वो संस्कृत को नहीं जानेंगे, वेदादि शास्त्रों की जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, उनको प्रत्यक्ष में नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट ट्रांसलेशन से नहीं, तो कुछ नहीं समझेंगे। राष्ट्रपति राधा कृष्णन ने ये बात कही, उनका वचन है ये कि संसार में सारे दुनिया के दुख का जो हेतु है वो वर्तमान शिक्षा है। जब तक वर्तमान शिक्षा रहेगी दुनिया में कोई सुखी नहीं हो सकता। तो इतने बड़े विचारक का वचन तो है, कोई क्यों नहीं सुनता समझता।
हम ऐसे में अब शिक्षा के नाम पे लोग विचार करते हैं, तो जो विचार करने बैठे हुए खुद ही नहीं मालूम क्या करना है। बड़ी बड़ी कमेटी बनती है, बड़े बड़े लोग आते हैं और बैठ जाते हैं टाई लगाकर, कोट पहनकर। वो क्या बताएंगे राष्ट्र को? वो क्या बताएंगे? उनको थोड़े पता है कुछ। जिनको पता है उनको आप बुलाते नहीं हो। जो जानते हैं राष्ट्र के विषय में, जो शास्त्रों के विषय में जानते हैं, राष्ट्र के विषय में जानते हैं, जिनको मार्ग पता है कि क्या करने से हमारा राष्ट्र अपना एक हो जाएगा। और जाति का जहर तो जितना घोला है इन्होंने, जाति का जहर जितना घोला है, उस जाति के जहर में तो पूरा देश जल रहा है। कहीं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आग लगी है पूरे देश में। तो जब तक आप संस्कृत से अपनी जड़ें नहीं जोड़ेंगे, तब तक हिंदी, मराठी, सिंधी अलग अलग होंगी। और संस्कृत को देखने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि हम सभी अलग अलग नहीं है। उर्दू को ये लगे क्या? उर्दू संस्कृत से जुड़ी से पैदा हुई है, और हिंदी के सबसे नजदीक तो उर्दू भाषा है। आप पाकिस्तान की न्यूज सुन के समझ जाते हो ना, और आंध्रा से आती न्यूज तो समझ पाते हो क्या? बतौर महिला, बतौर स्त्री, इस उस समय में 1 जुलाई 1942 में लगभग आपका जन्म होता है। उसके बाद घर का माहौल, चूंकि हम बहुत, अभी आपने एक बार उल्लेख किया कि आज माता पिता ही वैसे शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो माहौल कितना मैटर करता है? देखो माहौल क्या, देखो ये हम जानते हैं कि स्त्री और पुरुष 2 अलग अलग शरीर हैं, एक समान नहीं है ये। अगर सब स्त्रीवत हो जाएंगे तो दुनिया नहीं चलेगी, सब पुरुषवत होंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। 2 अलग अलग शरीर हैं और दोनों का विकास अलग अलग प्रकार से होना चाहिए। तो हम लोग पढ़े, उच्च शिक्षित घर में हमारा जन्म हुआ, और सब सारे पूरा परिवार हमारा सुशिक्षित है। हमारे घर कोई अशिक्षित नहीं है। हमारी बड़ी बहन इस समय अगर होती तो 101 वर्ष उनकी उम्र होती। उनको भी हमारे पिताजी ने काशी से पंडित बुला करके अध्यापन कराया उनका। काशी से पंडित हमारे घर में रहते थे और वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो फिर भी लड़कियों का पोषण लड़कियों के समान होता है, लड़कों का पोषण लड़कों के समान होता है। जननी तो स्त्री ही होती है ना। आप कितना विकास कर दोगे, संतान को जन्म तो स्त्री ही देगी, पुरुष तो नहीं देगा ना भाई। उसका पोषण तो वही करेगी ना भाई। तो स्त्री का पोषण स्त्री के तरीके से होना चाहिए। अब स्त्रियों का पोषण लड़कों के समान हो रहा है, तो ना वो स्त्री रह रही है ना पुरुष रह रही है, तो गृहस्थियां चकनाचूर हो रही हैं। आज इतने विखंडन क्यों हो रहे हैं, इतना पूरा समाज चकनाचूर क्यों हो रहा है? अब देखिए ना, घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। तो शिक्षा का प्रकार बदलना चाहिए और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। किस स्त्री को पता है द्रौपदी का पूरा चरित्र? एक भी स्त्री निकालना ना पूरे भारतवर्ष की। मतलब 2-4 अपवाद होते हैं, उनकी बात छोड़िए, उनको हम प्रणाम करते हैं जो है, किंतु सीता का समग्र चरित्र, द्रौपदी का पूरा चरित्र किसको मालूम है? वो नारी के आदर्श है कि नारी कैसे विकसित की जाना चाहिए। सावित्री का आदर्श पूरा कि नारी का विकास कैसे होना चाहिए, वो पद्धति है देश में क्या है? तो एक कॉमन शिक्षा बना दी, एक कॉमन शिक्षा बना के उसमें दोनों को दौड़ा दिया आपने, तो दोनों अधूरे हो गए। यदि नारी को नारी के समान विकसित कीजिए, पुरुष को पुरुष समान विकसित कीजिए। नारी शिक्षा कैसे विकसित की जा सकती है? क्योंकि मैं आपसे समझना चाहूंगा, बहुत सारे लोग वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं। देखिए ऐसा है कि संतान हमारे गर्भ से जन्म लेती है, पिता गर्भ से नहीं लेती है। बच्चे को माता चाहिए, स्तनपान माता कराती है, पिता नहीं करा सकता। तो ये प्रकृति ने बनाया है। वो बच्चा जो है ना, माता का अंग होता है, माता उसकी उपजीव्य है, उपजीवक संबंध है। बच्चा जिसको पैरासाइट बोलते हैं, अंग्रेजी में पैरासाइट बोलते हैं ना, बच्चा पैरासाइट है। वो माता के आश्रित है सर्वात्मना, उसका अपना स्वतंत्र जीवन ही नहीं है। जब तक विकसित नहीं होता तब तक उसका अपना खुद का कोई जीवन नहीं है। जैसे गर्भ का शिशु माता के रक्त से, माता के रस से पलता है, उसी प्रकार बाहर पैदा होने के बाद भी शिशु जब तक पता नहीं होता तब तक वो माता का अभिन्न अंग है। उसको पालना माता का पहला कर्तव्य है। ये सृष्टि की व्यवस्था है। उससे स्त्री को विमुख करने की बात जो चल रही है कि उसका पालन दोनों मिलकर करें, तो वो प्रकृति सिद्ध नहीं है। घर का काम, आज हम इतना काम करते हैं, हमने कौन सा काम नहीं किया? हम इतनी संस्था चलाते हैं, इतने विद्यार्थियों को भोजन देते हैं, पर इन बच्चों को हम अपनी संतान के समान रखते हैं। सुत निर्विशेष जैसे अपने बच्चे को रखा जाता है, वैसा इनको हम रखते हैं। इन बच्चों से आप पूछिए कि हमने एक और भी कभी अपने लिए अलग से कोई चीज बना के नहीं खाई। पूछिए ना बच्चों से कि हमारा घर है, हम घर के प्रमुख हैं, हम कुछ बना खा सकते हैं अलग से?
एक टुकड़ा भी हमारे कमरे में आप नहीं देखोगे जा करके कि जिसको हमने अपने लिए कभी अलग से बनाया हो। ये स्त्री का धर्म है। भुक्तवती परिजने गृहिणी भुंजी, तो ये सिद्धांत है। जब उसके आश्रय सब लोग खा लें तब अंत में गृहिणी को खाना चाहिए। ये स्त्री का धर्म है। अभी इस पर हम जब बात करते हैं तो शब्द है अंग्रेजी का, फेमिनिज्म की बात होती है और वो फिर इक्वलिटी की बात होती है। अभी हम जब जो ये इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी का मतलब है अब हाथी और चींटी को इक्वल बना दो, ठीक है ना। हाथी को एक मन चाहिए खाने को, चींटी को एक कण चाहिए खाने को। अब हाथी को एक कण खिलाओगे तो हाथी मर जाएगा और चींटी को एक मन खिलाओगे तो चींटी मर जाएगी। इक्वल का मतलब है चींटी को एक कण दीजिए, हाथी को एक मन दीजिए, जिसको जितना आवश्यक है, जिसको जिस प्रकार का भोजन आवश्यक है। हाथी शाकाहारी है, इतना बड़ा बलिष्ठ जीव शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। तो जिसका जो आहार, जिसके विकास के लिए जो अपेक्षित है उसको वो दीजिए। तब स्त्री का स्त्रीत्व यानी पूरी ममता जब स्त्री के भीतर होगी तो समाज की सुरक्षा होगी। स्त्री का ममत्व नष्ट हो जाएगा। अब हम तो देख रहे हैं क्या क्या घटनाएं हो रही। देखिए गोवा में उस स्त्री ने अपने बच्चे के टुकड़े करके बोटियां करके भर ली झोले में। अभी गोवा में किसी कंपनी की सीईओ थी वो। एक और नारियों, अभी कोलकाता की बात होती है तो नारी पैदा होने के साथ माता है। हो रहा है। हम लोग नारी को माता की दृष्टि से देखते हैं। नारी बच्चे हम लोग कन्या भोजन कराते हैं ना, कन्या भोजन कराते हैं, हम लोग कन्या को प्रणाम करते हैं ना। हम लोग कन्या को माता मानते हैं, जगदम्बिका का अवतार मानते हैं। स्त्रिय समस्ता सकला जगत विद्या समस्ता भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत। जगत की सारी नारियां आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका का ही प्रतिरूप है। उस जननी की दृष्टि से स्त्री को माता की दृष्टि देखिए। मातृवत परदारेशु, यदि माता की दृष्टि से आप प्रत्येक स्त्री को देखने लगेंगे, संसार की सारी स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखेंगे, तो ये जो रात दिन जघन्य अपराध हो रहे हैं, जो कलकत्ता में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, रोज हो रहे हैं, जो विभत्स कांड बंद हो जाएंगे। आप सोचिए, अब ये हमने तो अपनी आंखों से देखा, आपको क्या बताएंगे। अब ये हो गया कि लड़की घर से बाहर निकली तो गायब, क्योंकि स्त्री को देखने की दृष्टि बदल गई। स्त्री को माता के समान देखिए आप, अपनी बहन के समान भी नहीं है। आपने माता को जैसे देखना उस दृष्टि से देखिए, किसी की भी कन्या हो। ये घर अभी शौचालय बनने लगे। ये शौचालय हिंदुओं घर बनते ही नहीं थे। शौचालय घर का अंग ही नहीं होते थे और सिर पे मैला उठाया नहीं जाता था। यदि मैला सिर में उठाया जाता होता तो हिंदू धर्मशास्त्रों में कहीं ना कहीं की व्यवस्था होती कि फलाना वर्ग मैला उठाएगा सिर पर। सब प्रकार के वर्गों का काम है कि ये लोहार का काम करेगा, ये इसका करेगा, पर मैला उठाएगा सब कोई वर्ग हिंदू धर्मशास्त्र में नहीं है। तो मैला उठाने की क्रिया किसने शुरू करवाई? मुसलमानों ने, पर्दा नशीन बेगमों के लिए। और ठंड लगती थी अंग्रेजों को तो उन्हें घर में कमोड लगाए, हिंदुओं से कमोड साफ कराए। तो हमारे यहाँ तो घर के अंदर शौचालय होते नहीं थे। हमने खुद देखा, बड़े बड़े लोगों के घर में होते थे, बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ घर के बाहर जाते थे। स्त्रियां बाहर जाती थी शौचालय के लिए, खुले खेतों में चली जाती थी। कोई घटना होती थी क्या? नहीं होती थी। अब क्यों होती है? क्योंकि ये संस्कृति जो नई आई है ना, आधुनिक संस्कृति, आधुनिक शिक्षा, इसकी दृष्टि ने इसकी सारे के सारी दृष्टि कामांध हो गई है। कामांध हो गए हैं सारे के सारे लोग। इनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। उनको स्त्री के भीतर केवल काम काम की दृष्टि दिखाई पड़ती, दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये आधुनिक शिक्षा जो है, ये सब पश्चिम से आई है। ये हमारी शिक्षा नहीं है। ये चिंतन जो है हमारा अपना चिंतन नहीं है। ये सब विदेशी चिंतन है और नरक का द्वार है। सीधा नरक का दरवाजा है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। ये मनुष्य का नाश करने के लिए नरक का खुला दरवाजा है। जो कुछ हम शिक्षा के नाम पर ग्रहण कर रहे हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां देख के खुश हो रहे हैं, कुछ भी हमारा अपना नहीं है। ये बाहरी है, विदेशी है। और बाहरी तत्व से आपके शरीर में जब बाहर का रक्त डाला जाता है ना, तो तत्काल प्राण निकल जाते हैं। शरीर में जब बाहर का रक्त डाला जाता है ना, तो मर जाता है आदमी। तो रक्त को 1000 प्रकार से मैच करते हैं। तो बाहर से आई हुई वस्तु इससे कैसे अंगीकार करना, कितना अंगीकार करना, कितना नहीं करना, इसका विचार होना चाहिए। एक शरीर होता है, एक आत्मा होती है। आप अलग अलग मंचों में बतौर कवित्री भी जाते रही हैं और विदुषी कही जाती है कि संस्कृत भाषा में अभी जो पूरे देश भर में मतलब मेरी जो जानकारी में है कि सबसे वरिष्ठतम आप आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। ऐसे में जो युवा जुड़ रहे हैं तो ज्यादातर वो नौकरी के पीछे ही रहते हैं। कैसे रोजगार से जोड़ा जाए संस्कृत को? भविष्य में लोग कैसे? आप दोनों काम करो ना भाई। अच्छा, आप सब काम कर रहे हो, हमसे बात करो, सांस ले रहे हो ना, खा रहे हो, सांस ले रहे हो ना,
कुछ भी काम करते हो सांस लेते रहते हो ना, उसको तो विकल्प नहीं बनाते जीवन का, बनाते हो क्या? तो संस्कृत वैकल्पिक नहीं है। संस्कृत पढ़िए, साथ में सब पढ़िए। संस्कृत पढ़िए, साथ में सब पढ़िए। संस्कृत को रोजगार के लिए क्यों बनाते हो? अब ये लड़का आया है, ये देखिए, ये अमेरिका से आया है ना अशोक, ये तो संस्कृत पढ़ता है, रोजगार के लिए पढ़ता है क्या? ये तो विमान शास्त्र में इंजीनियर कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है विमान शास्त्र में, मिसाइल बनाता है विमान शास्त्र में। हाँ, ये तो ये बस संस्कृत क्यों पढ़ रहा है? छुट्टी मिलती है चलाता है। तो संस्कृत हमारा जीवन है, बाकी विषय हमारी जीविका है। जीविका जीवन का अंतर्यामी है। तकनीकों की जब बात होती है तो उसमें भी ये बोलते हैं कि जो टाइपिंग या कुछ भी ऐसे व्यवस्था है, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सब में फीट बैठ जाती है, जो और बाहर में सबकी ज्यादा एक समझ है। देश में जो शिक्षा आ रही है, इसमें कोई विचारक नहीं पैदा हो रहे हैं। शिक्षा विचार को पैदा करती है। शिक्षा का मतलब होता है बाहर से भीतर घुसे होना नहीं, ऐसा पढ़ाना कि भीतर जो आपके द्वार हैं ज्ञान के, वो खुल जाएं। बाहर के भीतर के द्वारों को खोल देना, इस प्रकार का विचार आपको देना कि भीतर के दरवाजे खुल जाएं, जिससे पूरा विश्व आपको एक दिखाई पड़ने लगे। अभी तो बाहर का सिलेबस भीतर ठूसते रहते हैं आप, उससे बच्चे की सारी बौद्धिक क्षमताएं खत्म हो जाती है, विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जो अवस्था है बच्चे की 14 वर्ष तक विकसित होने की, वो पूरी अवस्था उसकी रटने में खराब हो जाती है। अब देश में कोई विचारक नहीं है, देश में कोई विचारक पैदा होने वाले भी नहीं है। विचारक पैदा करने के लिए और राष्ट्र की जड़ों की रक्षा करने के लिए वर्तमान शिक्षा को जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो जो हम बात बता रहे थे, परा विद्या होती है, एक अपरा विद्या होती है। परा विद्या होती है जो पूरे विश्वात्म में अपने स्वरूप को दिखाने के लिए, पूरी धरती पर यदि शांति हो सकती है तो वैदिक चिंतन से ही हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। लौट रहे हैं, साल से ऊपर तो हो गया यूक्रेन रूस, कोई रोक दे उनको? पूरी दुनिया युद्ध के कगार में खड़ी है, पूरी दुनिया ज्वालामुखी पर बैठी हुई है जी। इसको रोकने की क्षमता केवल वैदिक शास्त्र में है। वेदादि शास्त्रों के अलावा किसी के पास कोई उपाय नहीं है। ये विज्ञान जब पैदा होता है तो इतना बड़ा सम्राट था अशोक, हाँ ठीक है जी, युद्ध से विरत हो गया था ना। तो ये विद्या है, इसका नाम परा विद्या है। और देश के विकास के लिए जितनी विद्याएं हो रही हैं, आप मेडिकल, इंजीनियरिंग और बुलेट ट्रेन चलाना और चंद्रयान भेजना, ये सब की सब अपरा विद्याएं हैं। हमको परा विद्या भी चाहिए भौतिक विकास के लिए, अपरा विद्या हमको अपरा विद्या चाहिए भौतिक विकास के लिए, और परा विद्या चाहिए अपने आध्यात्मिक विकास के लिए और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। एतवदेव। जब हमने 23 संवाद शुरू किया तो एक बात आपने गौर किया होगा कि कैसे मैं डर गया था, सहम गया था। मेरे लिए जो इंटरव्यू है वो इसलिए भी विशेष है कि मैं केवल यहाँ पे बैठा हुआ था और उनके बाजू में बैठा हुआ था, ये मेरे लिए सौभाग्य है। तो जब मैं आया तो डर गया था, मेरे पास सवाल ही नहीं था। अब जब सवाल नहीं था तो अक्सर मेरे साथ ये बोला जाता है कि तेज जो व्यक्तित्व होता है वो आप पर हावी ना हो। एक अच्छा इंटरव्यू करने वाला, इसको ध्यान रखना भी चाहिए। लेकिन हम भी मानव हैं। अब जब हम प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा जब पर्सनल टच हो जाता है, मैं थोड़ा प्रभावित था इसलिए भी, क्योंकि ऐसी विदुषी महिलाओं की हम केवल कहानियां अलग अलग किताबों में सुनते हैं, लेकिन मैंने आज उनसे मुलाकात की और इस इंटरव्यू के माध्यम से आज व्यक्तित्व को हमने समझने की कोशिश की है। अलग अलग विषयों पे हम बात किए हैं। और जब हम बात कर रहे थे कि व्यक्तित्व यही होता है, कि जब मैं थोड़ा सा उनके निजी जीवन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था तो उनको यही था कि राष्ट्र के नाम पे क्या संदेश हो सकता है, या उनके जो अनुभव है उसको हम कैसे पूरी युवा पीढ़ी या अब जो भारत के लोग हैं वो कैसे भुनाएं, इस पर फोकस था। तो अभी हम जो बात करते हैं कि पीआर की या अलग अलग चीजों की, लोग चाहते हैं कि अपना एक ब्रांडिंग हो जाए, लेकिन ये ऐसे व्यक्तित्व है जो चाहते हैं कि काम की बातें हो और उस काम के बातों में संस्कृत का संरक्षण संवर्धन हो और वो आगे बढ़े। तो दलोक मीडिया के माध्यम से आपने देखा है, 23 संवाद देखा है, और बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ तक शायद आए होंगे। कुछ वीडियो हमारे कुछ ऐसे वीडियो है जिस पर सोच जब कोई विद्यार्थी करता है तो उस दौरान भी
उसको रेफरेंस में लिया जाता है। डीयू की मुझे बात याद आती है कि डीयू जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी जब छत्तीसगढ़ के गहनों पर शोध कर रहे थे तो हमारे वीडियो का उपयोग किया गया था। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको अच्छे लोगों से मुलाकात कराते रहे। और मैम बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।